Hello students, today we will discuss about properties of haloalkanes and haloarenes. Properties पढ़ेंगे haloalkane और haloarenes की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो जो haloalkane और haloarenes है, haloalkanes या अल्काइल हैलाइड, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइड्रोकार्बन से क्या होता है, लार्ज होता है। यदि मॉलिक्यूलर मास दोनों का सेम है, लगभग कंपेरेबल है, तो हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स का जो ये बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइड्रोकार्बन से क्या होगा, लार्ज होगा। यदि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करते हैं तो भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है यदि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी तरह यदि नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज करेंगे तो भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स यदि इंक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। इसके बाद देखते हैं सॉल्युबिलिटी। तो जो अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड है वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। अल्काइल हैलाइड और जो अराइल हैलाइड्स हैं वो इनसॉल्युबल होंगे वाटर में ड्यू टू अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपके जो रिएक्शंस हैं वो देखेंगे। तो जो अल्काइल हैलाइड्स और हेलोएरिन्स हैं, ये मेनली कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिमिनेशन भी करते हैं, रिएक्शन विद मेटल भी करते हैं, लेकिन मेन रिएक्शन पूछे तो कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल एक होता है, एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल विच कैन अटैक थ्रू मोर देन वन साइट। यदि एक से ज्यादा साइट से यदि कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल में, तो वो क्या कहलाता है, एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल देखें इसमें तो कौन कौन सा होता है, Cn नेगेटिव, NO2, आपका SCN, ये सब क्या है, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। अब जैसे रिएक्शन करेंगे, मान लो यहाँ पर CH3 CH2Br, इसकी रिएक्शन KCN के साथ करते हैं तो क्या बनता है, CH3 CH2 CN प्लस KBr। लेकिन इसी की रिएक्शन यदि हम AgCN के साथ करते हैं तो क्या बनेगा, CH3 CH2 NC प्लस AgBr। ठीक है, यदि KCN के साथ करते हैं तो क्या बनता है, अल्काइल साइनाइड। इसमें जो अटैक होगा वो किसके थ्रू होगा, अटैक थ्रू कार्बन एटम ऑफ Cn। जो Cn नेगेटिव है उसके कार्बन एटम के थ्रू अटैक हो रहा है, तो अल्काइल साइनाइड बनता है। और इसमें जो अटैक होगा वो किसके थ्रू होगा, नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम के थ्रू अटैक होगा तो क्या बनेगा, आपका आइसो साइनाइड बनेगा। क्यों करता है अटैक, यहाँ पर ये आयनिक है, KCN या NCN, ये आयनिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइनाइड होगा इसमें कार्बन कार्बन जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। तो इस वजह से यहाँ पर किसकी थ्रू अटैक करेगा, कार्बन के थ्रू। यहाँ पर AgCN है, ये कोवलेंट नेचर का होता है,
तो जो नाइट्रोजन एटम है वो फ्री होगा और इसमें अटैक किसके थ्रू होगा, आपका नाइट्रोजन के थ्रू अटैक होगा। तो यहाँ पर एल्काइल साइनाइड बनता है, यहाँ पर एल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा। इसके बाद देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन है रिएक्शन, उसमें दो टाइप के होते हैं, एक SN1 रिएक्शन होता है और एक SN2 रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। SN1 रिएक्शन इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। और SN2 को कहेंगे SN2 रिएक्शन, इसको कहेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं SN1 रिएक्शन क्या होती है। CH3 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 Cl, यहाँ पर KOH एक्वस के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है CH3 देखिए अल्काइल हैलाइड है, इसकी एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से Cl हटेगा और यहाँ पर OH आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मैकेनिज्म देखते हैं उससे समझ में आएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो जो मैकेनिज्म होता है SN1 रिएक्शन का वो देखते हैं। तो ये दो स्टेप में होगी आपके, स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप सेकंड। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है आपका, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, क्या बनता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कैसे होगा देखिए, CH3 यहाँ पर क्या है Cl। अब ये जो Cl नेगेटिव Cl है और ये कार्बन है तो Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन से ज्यादा है, तो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस तरफ शिफ्ट होंगे, Cl की तरफ। तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, CH3 और यहाँ पर पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन बनेगा। यहाँ पर ये जो स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है। कैसा स्टेप है, स्लो स्टेप है। और हमने पढ़ा है कि काइनेटिक्स में जो स्लो स्टेप होता है वो क्या होते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में आपका क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा इस कार्बोकैटायन पे। कैसे अटैक करेगा देखिए, स्टेप सेकंड में क्या होगा, ये था CH3 पॉजिटिव, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है जो वो अटैक करेगा और क्या बन जाएगा CH3OH, ये आपका प्रोडक्ट बन गया एल्कोहल। तो दो स्टेप में है, फर्स्ट स्टेप में आपका क्या बनता है कार्बोकैटायन और सेकंड स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और क्या बनता है, प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये था आपका SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। अब इसमें देखिए SN1 में कौन कौन सी इंपोर्टेंट चीजें हैं जो याद रखनी है। फर्स्ट तो क्या है इसमें, SN1 रिएक्शन है जो फर्स्ट तो है जो पॉइंट याद रखना है, इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप्स में होता है। इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप, 2 स्टेप में होगा। सेकंड जो याद रखना है, इन दिस जो इंटरमीडिएट है वो क्या बनता है, इंटरमीडिएट फॉर्म इज कार्बोकैटायन। क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, कार्बोकैटायन है जो
वो हमें पता है कैसे स्ट्रक्चर होती है, प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। कैसे स्ट्रक्चर है, प्लेनर। कार्बोकैटायन है जो प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपके यहाँ आगे से भी अटैक कर सकता है, और इसके जैसे ये है प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो ये यहाँ से भी अटैक कर सकता है और यहाँ पीछे से भी अटैक कर सकता है, ठीक है ना। आगे से और इसके पीछे से दोनों से अटैक कर सकता है। तो इसमें क्या बनता है आपका, रेसमिक मिक्सचर बनता है, ठीक है। इन दिस रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म, क्या बनता है, रेसमिक मिक्सचर बनता है। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है आपका, रेसिमिक मिक्सचर इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर। जो एनेंशियोमर है उनका जो इक्विमोलर मिक्सचर होगा उसको क्या कहते हैं, रेसमिक मिक्सचर। आपने 11th में पढ़ा होगा जैसे डी और एल, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। तो 50% तो यहाँ पर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और 50% क्या होगा, लीवो रोटेटरी। तो इसका जो मिक्सचर है 50% डी और 50% एल, उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, रेसमिक मिक्सचर। क्योंकि ये जो कार्बोकैटायन है वो प्लेनर है, तो आगे से और पीछे से दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। तो 50% आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और 50% आपका क्या होगा, लीवो रोटेटरी होगा। तो 50% डेक्स्ट्रो 50% लीवो का जो मिक्सचर होता है उसको क्या कहते हैं, रेसमिक मिक्सचर। तो SN1 रिएक्शन में आपका रेसमिक मिक्सचर बनता है, ठीक है। एनेंशियोमर क्या होते हैं, जो एनेंशियोमर है ये आपके आइसोमर हैं। कौन से आइसोमर है, स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। आइसोमर स्टीरियो आइसोमर्स विच रोटेट, जो रोटेट करते हैं, विच कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं, यानी ऑप्टिकली क्या होंगे, एक्टिव। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो जो ये होते हैं आपके एनेंशियोमर, ये स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं, और उनको क्या कहेंगे, एनेंशियोमर कहेंगे। इनकी जो इमेज होती है वो कैसी होती है, नॉन सुपर, ये सब आप 11th में पढ़ चुके हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। कैसी इमेज होती है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाते हैं, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि ये दो स्टेप में होंगे। इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा, प्लेनर होता है, इसलिए इसमें रेसमिक मिक्सचर बनता है। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, इक्विमोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, या इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर्स है जो 50% डी 50% एल, उसको रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। एनेंशियोमर क्या होते हैं, वो कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, आइसोमर्स होते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को या तो लेफ्ट या राइट में दोनों साइड जो है रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, उनको क्या कहेंगे, एनेंशियोमर कहेंगे। एनेंशियोमर में जो मिरर इमेज होती है, लेकिन कैसी मिरर इमेज होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगी। इसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट है जो आपका, जो SN1 रिएक्शन में याद रखना है। देखिए एनेंशियोमर कैसा है, मान लो ये है, यहाँ पर हमने तो देखिए ये जो इमेज है आपकी, ये दोनों हैं, ये आपकी इसको जैसे उठा के रखोगे तो ये मिरर इमेज है, COH इधर आ गया, COH इधर आ गया, और ये तो जब इसको इसके ऊपर रखोगे
तो मिरर इमेज तो है, लेकिन कैसे मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है ना, इसको इसके ऊपर रखोगे तो मिरर इमेज तो है लेकिन एक जैसी नहीं है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। और जो इस तरह की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएंगे तो इनको क्या कहेंगे हम, एनेंशियोमर्स कहेंगे। ऑप्टिकली क्या होते हैं, ये एक्टिव होते हैं, एक डेक्स्ट्रो होगा एक लीवो होगा, ठीक है। और जो नॉन मिरर इमेज होते हैं, जिनमें मिरर इमेज नहीं होती, उनको क्या कहते हैं हम, डायस्टीरियोमर्स। एक क्वेश्चन ये भी आता है कई बार कि जो एनेंशियोमर है, एनेंशियोमर है वो, उनकी जो प्रॉपर्टी है सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किसको छोड़कर, एक्सेप्ट ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन को छोड़कर इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होंगी, सेम होंगी। ऑप्टिकल रोटेशन तो अलग होगा ना भाई, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, DEXTRO, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होते हैं, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि रोटेट करते हैं, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, उनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। और जो लेफ्ट साइड में रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, जो रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसको करेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें तो वो डेक्स्ट्रो, और जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करें तो उनको लीवो रोटेटरी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि एनेंशियोमर है जो उनकी कौन सी प्रॉपर्टी है जो डिफरेंट होती है, तो आपका जो रोटेशन होता है ऑप्टिकल रोटेशन वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। एक डी जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और एक लीवो रोटेटरी, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहती है, सेम रहती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए एक आपका रिजोल्यूशन, और ये भी साथ कर लेते हैं, रिजोल्यूशन और एक होता है रेसिमाइजेशन। रिजोल्यूशन और रेसिमाइजेशन क्या होता है, रिजोल्यूशन का मतलब है कि जो रेशमिक मिक्सचर है, रेशमिक मिक्सचर है उसको डी और एल फॉर्म में सेपरेट करना, ठीक है। रेशमिक मिक्सचर में दोनों क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, लेकिन जब उनको अलग अलग कर देते हैं डी एंड एल फॉर्म में तो उसको क्या कहेंगे, रिजोल्यूशन। और रेसिमाइजेशन क्या होता है, इसका उल्टा होता है, यानी डी एंड एल फॉर्म है जो, उसको किस में चेंज करना, रेशमिक मिक्सचर में, वो क्या कहलाता है, रेसिमाइजेशन, ठीक है। ये दो टर्म भी आपको ध्यान रखनी है। यदि रेशमिक मिक्सचर है जो उसमें डीएल फॉर्म को सेपरेट करते हैं तो रिजोल्यूशन, और जब डीएल एंड फॉर्म है जो, ठीक है, उसको रेशमिक मिक्सचर में चेंज करते हैं तो रेसिमाइजेशन करते हैं। इसके बाद देखिए फोर्थ है आपका कार्बोकैटाइन बनेगा तो इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी क्या होगी, हो सकती है, तो रीअरेंजमेंट टेक प्लेस। कार्बोकैटाइन है इंटरमीडिएट, ठीक है, तो मान लो प्राइमरी कार्बोकैटाइन बन रहा है और उसमें रीअरेंजमेंट करके यदि सेकेंडरी या टर्सरी बन रहा है तो हम सेकेंडरी या टर्सरी भी कार्बोकैटाइन बना सकते हैं। तो रीअरेंजमेंट टेक प्लेस, SN1 में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, इसमें जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है जो, वो फेवर करते हैं किसको, SN1 रिएक्शन को। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर एंड SN1 रिएक्शन।
सिक्स्थ है जैसे वाटर हो गया, पोलर प्रोटिक का मतलब जो पोलर हो और जिसमें क्या हो, प्रोटॉन का फॉर्मेशन हो। पोलर मतलब जिसमें डाइपोल बनता हो और प्रोटिक का मतलब जिसमें H पॉजिटिव आयंस बनते हैं। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करता है किसको, SN1 रिएक्शन को। इसके बाद है आपका सिक्स्थ रिएक्टिविटी देखें, रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी एल्काइल हैलाइड की देखते हैं। तो टर्सरी एल्काइल हैलाइड, टर्सरी एल्काइल हैलाइड, टर्सरी एल्काइल हैलाइड, टर्सरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, टर्सरी एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा होगा रिएक्टिव, उसके बाद उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम प्राइमरी। क्यों होगा, क्योंकि भाई टर्सरी कार्बोकैटाइन है वो मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी किससे ज्यादा होगा स्टेबल, प्राइमरी से। तो जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकैटाइन की, ठीक है, उतनी ज्यादा क्या होगा, वो रिएक्टिव होगा। तो टर्सरी कार्बोकैटाइन ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसका मतलब टर्सरी एल्काइल हैलाइड है जो वो मोर रिएक्टिव होता है और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेस रिएक्टिव होता है। इसके बाद मान लो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, RI, RBr, RCl। रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें यदि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, तो आयोडीन एल्काइल ग्रुप यदि आयोडीन से जुड़ा है तो ये बेस्ट क्या होगा, रिएक्टिविटी शो करेगा, क्योंकि आयोडीन है जो क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप है एक। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस बढ़ेगी, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ रहा है, तो इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो बॉन्ड कैसा होगा, वीक होगा, और ये बॉन्ड आसानी से टूट सकता है। तो इस वजह से जो रिएक्टिविटी है वो एल्काइल आयोडाइड की सबसे ज़्यादा होती है और एल्काइल फ्लोराइड की सबसे कम होगी। इसके बाद देखिए आप SN2 रिएक्शन। अच्छा, इसको यूनिमोलिकुलर क्यों कहते हैं, इसमें एक पॉइंट और रह गया। जो रेट है इसका SN1 का वो किस पे डिपेंड करता है, केवल एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे। रेट है जो वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, वन मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इसलिए इसको कहते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। रेट कैसा होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, केवल कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। इसके बाद देखते हैं SN2। SN2 रिएक्शन कौन सी होगी, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन। तो पहले पॉइंट देख लेते हैं ना, रेट है इसमें जो वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन और एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन है उन दोनों पे डिपेंड करेगा क्या, SN2 रिएक्शन का रेट। जो रेट है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। सेकंड पॉइंट, इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा वो बनेगा क्या, ट्रांजिशन स्टेट। क्या होती है ट्रांजिशन स्टेट, वो देखेंगे। ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म, क्या बनता है यहाँ पर, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। इसमें आपका रेसिमाइजेशन नहीं होगा, D या L फॉर्म है तो रेसमिक मिक्सचर नहीं बनेगा। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म। थर्ड है जो इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट उसमें फेवर कर रहा था, इसमें क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं, एप्रोटिक सॉल्वेंट, सॉल्वेंट फेवर करेगा। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट उसमें फेवर कर रहा था, इसमें एप्रोटिक सॉल्वेंट है जो, यानी नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करेगा।
फोर्थ है, इसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा आपका एल्काइल हैलाइड का, रिएक्टिविटी ऑर्डर वो क्या होगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे, सेकेंडरी उससे कम, और सबसे कम क्या होगा, टर्सरी। रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें एल्काइल हैलाइड का, तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे और सबसे कम कौन से होंगे, टर्सरी एल्काइल हैलाइड। फिफ्थ देखें इसमें, तो जो लिविंग ग्रुप है उसमें आयोडीन बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, तो इसमें जो एल्काइल हैलाइड का ऑर्डर देखेंगे, यदि हेलोजन एल्काइल ग्रुप सेम है और हेलोजन एटम है जो वो डिफरेंट है, ठीक है, तो आर आई सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर उसके बाद बी आर, सी एल और ये क्लोरीन। तो ये ऑर्डर तो SN1 और SN2 दोनों में सेम रहता है, इंपॉर्टेंट है ये ऑर्डर, ठीक है। एल्काइल जो आयोडाइड एल्केन है जो वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे, तो ये जो ऑर्डर है ये आपका SN1 और SN2 दोनों में सेम रहेगा। एल्काइल हैलाइड प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी है तो वो ऑर्डर अलग रहेगा, ठीक है। एप्रोटिक पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर करते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसमें रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो कौन सा ऑर्डर होगा ये, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखते हैं इसमें मैकेनिज्म कैसे होता है। देखिए SN2 रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसमें देखिए वाल्डन इन्वर्जन होगा। वाल्डन इन्वर्जन से पहले हम देखते हैं ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है। ट्रांजिशन स्टेट में इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल और आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल यदि एक ही कार्बन एटम पे अटैच है तो उसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पर देखिए इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव और Br ये दोनों एक ही कार्बन पे अटैच है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट के बाद देखते हैं यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन है जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की दोनों क्या होगी, अलग अलग होगी, इसको कहते हैं वाल्डन इन्वर्जन। यदि ये R है तो ये S होगा, ये S है तो ये R होगा। उसके बाद देखिए यदि मेन है जो आपका एलाइलिक हैलाइड्स या बेंजाइलिक हैलाइड होगा, एलाइलिक या बेंजाइलिक हैलाइड, तो जो आपकी रिएक्शन होगी वो किसके थ्रू होगी, SN1 रिएक्शन होगी, क्योंकि इसमें जो कैटाइन बनेगा कार्बोकैटाइन वो क्या होगा, रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन होगा। जैसे ये एलाइल हैलाइड है तो ये कार्बोकैटाइन बन रहा है एलाइलिक, ठीक है, तो इसमें रेजोनेंस होगी, इस वजह से ये जो मैकेनिज्म होगा ये किसके थ्रू होगा, SN1 के थ्रू होगा। और इसी तरह बेंजाइलिक हैलाइड में जो ये है बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन बनेगा, इसमें भी रेजोनेंस हो रही है, तो इसमें भी कौन सा मैकेनिज्म होगा आपका, SN1 मैकेनिज्म होगा। तो ये आपका SN1 एंड SN2 है, ये पूरा कंप्लीट हो गया। यह है ट्रांजिशन स्टेट समझ में, जिसमें इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल और आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल एक ही कार्बन से अटैच होगा, उसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। उसके बाद इसमें जो वाल्डन इन्वर्जन होता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है प्रोडक्ट में। तो ये SN1 और SN2 इसमें फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं वो सब हमने पढ़ लिया है। वाल्डन इन्वर्जन पढ़ लिया है। एलाइलिक हैलाइड्स होंगे तो SN1 होगा और बेंजाइलिक हैलाइड होगा तो भी SN1 होगा, क्योंकि दोनों क्या है, कार्बोकैटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं। इसके बाद अगली क्लास होगी जो उसमें हम पढ़ेंगे क्या, रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल, और जो भी आपकी रिएक्शन बच जाती है अल्काइल हैलाइड की वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।